जय हिंद बच्चों, न्यू सृजन अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम फिर हाजिर हैं आपके 50 प्रश्न लेकर के। और ये जो प्रश्न है यूपी पेट का जो एग्जाम आपका इस महीने के लास्ट में होने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी आपके जैसे आपका ग्राम पंचायत अधिकारी हुआ, बीडीओ हुआ, या फिर ये यूपी पेट का जो एग्जाम हुआ या कोई भी टीचिंग एग्जाम हुआ, वहां पर ये प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आज के 50 प्रश्न। इन 50 प्रश्नों से और भी ऑप्शन में प्रश्न देखेंगे जो कि पूछे जा सकते हैं आपसे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शंस देखेंगे, आपका है कमला, शारदा, सुखदा, प्रेमदा। ऑप्शन आपके 4 हैं, कमला, शारदा, सुखदा, प्रेमदा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बागेश्वरी का? तो ऑप्शन आपका जो है दूसरा सही हो जाएगा, शारदा। यह जो है माता सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। माता सरस्वती, जिसे भारती भी कहते हैं, जिसे भारती भी कहते हैं, जिसे बागेश्वरी भी कहते हैं। जो कमला शब्द है, यह शब्द जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। कमला जो शब्द है वह लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ध्यान देंगे, डर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन है आपके प्रीति, भीति, भय, त्रास। तो यहाँ पे डर का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, उसे हमें पहचानना है। तो त्रास, भय और भीति, ये तीनों जो है एक कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये जो है डर के पर्यायवाची शब्द ये हैं। लेकिन जो आपका ये शीति शब्द है, ये जो शीति शब्द है, यह जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। शीति का अर्थ होता है, शीति का अर्थ होता है उजाला, उजाला। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पे बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शंस देखेंगे, जलद, तोयद, घन, अभ्र। जलद, तोयद, घन, अभ्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखेंगे, ये घन मीन्स बादल होता है, तोयद मीन्स बादल होता है, जलद मीन्स बादल होता है, यानी कि ये तीनों जो है बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। बादल के और क्या पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं? जैसे आपका वारिद हो सकता है, कहीं कहीं परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है वारिद, कहीं कहीं आपसे पूछा जाता है पयोद, पयोद, कहीं कहीं आपसे पूछा जाता है पयद, पयद भी पूछा जाता है, पयोद, पयोद तो हो गया। अम्बुद, अम्बुद भी, अम्बुद भी जो है बादल का पर्यायवाची शब्द होता है। यहाँ पे जो अब्र है यह किसका हो जाएगा? यह जो है आकाश का हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है चौथा ही अलग है। बाकी जो तीनों है वो एक जैसे हैं, वो सारे बादल के पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची जैसे अंबर हो गया, अंबर हो गया, शून्य, शून्य, आसमान, इत्यादि। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से होना चाहिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा नम का पर्यायवाची शब्द नहीं है?
तो नम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन है आपके गीला, भीगा, आर्द्र, आर्द्रा, आर्द्रा। तो यहाँ पर जो गीला है, भीगा है और आर्द्र है, यह जो आर्द्र है, ये सारे जो है नम के पर्यायवाची शब्द हैं। आर्द्रा का भी पर्यायवाची शब्द नमी होता है, नमी होता है, लेकिन ये आर्द्रा जो है यह नक्षत्र होता है। यह जो है बरसात के मौसम का, बरसात के मौसम का, बरसात के मौसम का एक नक्षत्र होता है आर्द्रा नक्षत्र। तो ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न है, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? अब ये जो शब्द है ये लिंग से ये जो प्रश्न है अब लिंग से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर जो मंत्री शब्द है इसका लिंग आपको पहचानना है, क्या होगा? क्या स्त्रीलिंग होगा, क्या पुल्लिंग होगा, क्या उभय लिंग होगा या कोई नहीं? वैसे तो हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन इस प्रश्न का आंसर उभय लिंग हो जाएगा कि जो मंत्री जो है स्त्रियां भी बनती हैं और पुरुष भी बनते हैं, तो दोनों के लिए मंत्री ही शब्द यूज किया जाता है, इसलिए यह जो है उभय लिंग होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस वचन में रहती है? क्रिया से बनी हुई संज्ञा, क्रिया से, क्रिया से बनी हुई संज्ञा क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। क्रियार्थक संज्ञा जैसे चल, चल जो है क्या है? क्रिया है, और इससे जो आपका जो शब्द बनेगा क्या हो जाएगा? चलना, चलना। खा जो है यह धातु शब्द है, क्रिया शब्द है, इससे जो क्रियार्थक क्रिया बनेगी वह क्रियार्थक जो संज्ञा बनेगी वो बनेगी खाना। टहल जो है, टहल, यह जो है शब्द क्या है? क्रिया शब्द है, लेकिन इससे जो संज्ञा बनेगी क्रियार्थक वो बन जाएगी टहलना। अब यहाँ प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो क्रियार्थक संज्ञा है वह सदा किस वचन में रहेगी? ऑप्शन से देखेंगे। बहुवचन पुल्लिंग में, एक वचन पुल्लिंग में, बहुवचन स्त्रीलिंग में, एक वचन स्त्रीलिंग में। तो ये जितने भी क्रियार्थक संज्ञाएं हैं ये सारी जो है एक वचन होती हैं और स्त्रीलिंग होती हैं। तो ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द होगा? ऑप्शंस देखेंगे। कैमरा, पायल, रौनक, खनक। तो हमें पहचानना है पुल्लिंग को, जो हाईलाइट है, जो रंगीन पद है उसको आप ध्यान देंगे। वहां अगर आप ध्यान देते हैं तो फिर आपके ऑप्शन जो है यूज करने में, चुनने में आपको परेशानी नहीं होगी। अभी हमें निकालना है पुल्लिंग को। तो पायल, रौनक, खनक, ये तीनों जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग जब आप वाक्य बनाएंगे तो वाक्य से भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का निर्धारण हो जाएगा। रौनक हो रही है, पायल खनक रही है, और खनक तो होता ही है स्त्रीलिंग शब्द। कैमरा जो होगा यह जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कैमरा जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मुहावरों से है। पत्थर को जोंक नहीं लगती, तो पत्थर को जोंक नहीं लगती, अब इसका जो है अर्थ हमें देखना है क्या होगा। सबल का शोषण नहीं हो सकता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दूसरा ऑप्शन है आपका। तीसरा ऑप्शन है, दो धुरतों में प्रायः टकराव नहीं होता, और चौथा आपका ऑप्शन है, हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हठी पर जो हट करके बैठ गया हो उस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ऑप्शन आपका जो है चौथा सही हो जाएगा कि हठी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, पत्थर को जोंक नहीं लगती।
अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बहुत कंजूस होना। तो देखेंगे अर्थ क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है घर की मुर्गी दाल बराबर। दूसरा ऑप्शन है चिट्ट मंगनी पट्ट ब्याह। तीसरा ऑप्शन है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। और चौथा ऑप्शन है आम के आम गुठलियों के दाम। आपको देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। बहुत कंजूस होना, तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अब ये जो घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि जो वस्तु आराम से मिल जाती है उसका कोई मोल नहीं होता है, इसलिए जो है कहा जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। और आम के आम गुठलियों के दाम, यहाँ पर क्या होगा, दोगुना लाभ हो जाएगा इसका अर्थ। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आग लगने पर कुआं, आग लगने पर यहाँ पर जो है आपका चंद्र बिंदु हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो आग लगने पर कुआं खोदना देखेंगे, ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जल्दी से कार्य करना। दूसरा ऑप्शन है संकट के समय बचाव के लिए सोचना। अगला ऑप्शन है मुसीबत आने पर घबरा जाना। अगला अगला ऑप्शन है कुआं खोद कर पुण्य कमाना। तो आग लगने पर कुआं खोदना, जब आग लग जाएगी तो कुआं खोदने में तो बहुत समय लग जाएगा, तब तो सब कुछ जल करके नष्ट हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए ऑप्शन, जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो संकट आने पर बचाव के लिए सोचना, जबकि करने वाली जरूरत होती है ना कि सोचने वाली। तो ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है न सावन हरे न भादो सूखे। न सावन हरे न भादो भादो सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन देखेंगे सावन में हरा और भादों में सूखा। दूसरा ऑप्शन है सावन में न हरा भादों में न सूखा। तीसरा ऑप्शन है असंभव बात। और चौथा ऑप्शन है सदा एक सी दशा, यानी कि न सावन हरा न भादो सूखे। इसका अर्थ यही हुआ कि सदा एक जैसा रहना, यानी कि हमेशा जो है एक जैसी दशा होना। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। लोकोक्ति क्या है, आंख का अंधा गांठ का पूरा। यहाँ पर आपका गांठ में जो है चंद्र बिंदु होता है, तो आंख में भी यहाँ पर भी चंद्र बिंदु होगा। जितने भी चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं, वह जो शब्द होते हैं तद्भव शब्द होते हैं, कभी वो तत्सम नहीं होते। तो यहाँ पर हम देखेंगे आंख का अंधा और गांठ का पूरा। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है अच्छा व्यक्ति, दूसरा है मूर्ख व्यक्ति धनी, तीसरा ऑप्शन है सोच समझ कर करना, और चौथा ऑप्शन है कठोर व्यक्ति। तो अच्छा व्यक्ति, मूर्ख धनी, तो मूर्ख धनी ऑप्शन आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा, बाकी तीन जो है अलग है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब हमें पहचानना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन पहला है द्विज, दूसरा है विहग विहग, तीसरा है पंथी, और चौथा है खग। तो ये जो आपका द्विज दिखाई दे रहा है, ये जो द्विज जो है पर्यायवाची ब्राह्मण का होता है, ब्राह्मण का। के बाद ये जो है चंद्रमा का भी पर्यायवाची शब्द होता है, चंद्रमा का भी पर्यायवाची शब्द होता है, और पक्षी का भी पर्यायवाची शब्द है। द्विज शब्द जो है बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, किसी न किसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो द्विज, विहग और खग, ये तीनों जो है पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन जो पंथी है इसका अर्थ होता है राही, मुसाफिर, राही, मुसाफिर, पथिक। ये जो है पर्यायवाची शब्द किसके हैं, पंथी के। तो ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं। तो जयचंद्र प्रकाश जो है एक बहुत बड़ा महाकाव्य था, इसके लेखक कौन थे। तो क्या चंद्रवरदाई थे, या भट्ट केदार थे, या बलदेव चंद्र थे, या फिर भगवान सिंह थे।
तो भट्ट केदार ऑप्शन आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। और चंद्रबरदाई की जो है फेमस रचना है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी जो है ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो ये जो है छायावादोत्तर युग की थी या भारतेंदु युग की थी या फिर छायावाद युग की थी या फिर द्विवेदी युग की थी? तो जो मर्यादा है यह जो है द्विवेदी युग की पत्रिका थी। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी रचनाकार नहीं है? तो 1900 से लेकर के 1900 से लेकर के 1920 ईस्वी तक छायावाद युग था। और इसके जो फेमस जो रचनाकार थे, जयशंकर प्रसाद देखेंगे, पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है महादेवी वर्मा और तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत। के अलावा मैथिली शरण गुप्त भी काफी फेमस थे। मुक्ति बोध जो है यह प्रयोगवादी प्रयोगवादी है, ये रचनाएं प्रयोगवादी हैं। तो ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। बाकी तीन जो है छायावादी रचनाकार हैं, लेकिन जो मुक्ति बोध है वो प्रयोगवाद के हैं। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निर्मला। निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? इसमें जो है निर्मला जो उपन्यास है, इसमें मुंशी प्रेमचंद ने विवाह के से क्या क्या प्रॉब्लम होती है उस चीज को उजागर किया हुआ है। ऑप्शन देखेंगे, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, मैंने पहले ही बता दिया प्रेमचंद जो है इसके रचनाकार हैं निर्मला के, इन्होंने गबन लिखा है। इनका काफी फेमस उपन्यास है गोदान, कर्मभूमि, कर्मभूमि कर्मभूमि, रंगभूमि, बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी। तो कई सारी जो है इनकी कहानियां, इनके उपन्यास काफी फेमस हैं। यथार्थवादी रचनाकार थे मुंशी प्रेमचंद। आगे हम बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो हंस पत्रिका भी काफी फेमस पत्रिका थी। ऑप्शन देखेंगे, क्या सूरदास थे, क्या कबीरदास थे, क्या तुलसीदास थे? तो ऑप्शन प्रेम, ये तीनों तो कोई पत्रिका इन्होंने निकाला ही नहीं, तो ऐसे ही आपका जो है मुंशी प्रेमचंद अलग हो जाएंगे। तो मुंशी प्रेमचंद की ये पत्रिका थी हंस, जिसका इन्होंने संपादन किया था। अगला प्रश्न है आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? तो आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे, बादल की मृत्यु, दूसरा ऑप्शन है एकगुट, तीसरा ऑप्शन है कारवां कारवां और चौथा ऑप्शन है भोर का तारा। तो कौन सा सही हो जाएगा? बादल की मृत्यु जो है यह आधुनिक ढंग से पहली एकांकी मानी जाती है। तो ऑप्शन आपका पहला ही सही हो जाएगा, बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु ये जो है एकांकी विधा के अंतर्गत सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधानों को ध्यान में रख करके राम प्रकाश वर्मा ने लिखा था इसको 1930 ईस्वी में। इसकी रचना 1930 ईस्वी में हुई। राम प्रकाश वर्मा ने किया किसका? बादल की मृत्यु का। यह जो है आधुनिक ढंग से रचित पहला एकांकी है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो ज्ञानदीप किसकी रचना है देखेंगे। ऑप्शन पहला है वृंद, दूसरा है शेख नबी और तीसरा है रहीम और चौथा है भूषण। तो ज्ञानदीप किसकी रचना है? क्या वृंद की है, या शेख नबी की है, या रहीम की है, या फिर भूषण की है? तो ज्ञानदीप जो है यह शेख नबी की रचना है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हुंकार, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो हुंकार काव्य जो संग्रह है, क्या ऑप्शन देखेंगे, क्या मैथिली शरण गुप्त है, क्या माखनलाल चतुर्वेदी हैं, या नागार्जुन है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं? चार ऑप्शन है आपके, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन
रामधारी सिंह दिनकर। तो हुंकार किसकी थी? यहाँ पर भी आपका चंद्र बिंदु ही होगा। तो हुंकार किसकी थी? तो ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा, दिनकर की थी ये। आगे हम बढ़ेंगे। मैथिली शरण की काफी फेमस रचना है साकेत। साकेत। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है गूलर का फूल होना। अब देखिए ये प्रश्न जो है मुहावरे से लिया गया है। गूलर का फूल होना काफी फेमस होता है, जो देहात एरिया होती है वहाँ ये काफी बोला जाता है। तो मुहावरा ये, इसका सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन है फूल की तरह खिलना, दूसरा ऑप्शन है अति प्रसन्न होना, तीसरा ऑप्शन है दुर्लभ वस्तु और चौथा है सुगंधित फूल होना। तो दुर्लभ जो वस्तुएं होती हैं उसे हम बोलते हैं, जब कोई नहीं आता अचानक हमारे पास आते हैं तो कहते हैं कि का हो गुलरी का फूल हो गईला, ऐसे बोला जाता है हमारे यहाँ भोजपुरी में। तो दुर्लभ वस्तु यानी कि जब कोई वस्तु हमें नहीं मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है, मिलना कठिन होता है, तो उसे हम कहते हैं गूलर का फूल होना या फिर दुर्लभ वस्तु। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है खाला का घर। तो खाला का घर का अर्थ क्या होगा देखेंगे। पहला ऑप्शन है आसान काम, दूसरा है मौसी का घर, तीसरा है विषम परिस्थिति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जिनकी हिंदी काफी काफी कमजोर होती है तो उनके सामने अगर ये प्रश्न आएगा तो उनसे बहुत गलतियां होगी। दो ऑप्शन तो बिल्कुल अलग हो जा रहे हैं, लेकिन जो ये दोनों ऑप्शन है इसमें कंफ्यूज होकर के बच्चे गलती करेंगे। तो मौसी का घर चूज कर सकते हैं, तो मौसी का घर नहीं होगा, आसान काम हो जाएगा। हालांकि का घर यानी कि आसान काम। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है हमें पहचानना है, क्योंकि लिंग से भी आपके एग्जाम में परीक्षा जो प्रश्न आएंगे। तो क्या दुख होगा? स्त्रीलिंग को निकालना है। क्या गरिमा, क्या लेख, क्या स्पर्श? तो गरिमा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। जब आप वाक्य बनाएंगे, गरिमा बढ़ गई है घट गई है, तो यहाँ उससे पता चलेगा कि जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है। दुख हो रही नहीं होगा, दुख हो रहा है, लेख लिखा गया है, स्पर्श हुई नहीं है, स्पर्श हुआ है। तो इससे जो वाक्य बना करके जब आपको पहचानना मुश्किल हो जाए तो वाक्य बना लेंगे आप प्रश्न हल करते हुए। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है जो आंखों के सामने हो। जो आंखों के सामने हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जो आंखों के सामने हो उसे हम कहेंगे, ऑप्शन देखेंगे। पहला सामाजिक, प्रत्यक्ष, सुलभ या प्रियतम। तो जो आंखों के सामने होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष, यानी कि ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगर इसके विलोम की बात करें तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अप्रत्यक्ष। यहाँ से भी प्रश्न उठाया जा सकता है, प्रत्यक्ष न उठाया जाए तो अप्रत्यक्ष को उठाया जा सकता है। तो जो आंखों से परे हो, जो आंखों से जो आंखों से परे हो, यह प्रश्न जो है आपका जो आरओ यारो का जो एग्जाम होने वाला है, वहां पे भी ये प्रश्न है। टीजीटी पीटीजी का जो एग्जाम है वहां भी ये प्रश्न दिखाई दे सकता है। तो जो आंखों से परे हो उसे हम अप्रत्यक्ष कहते हैं, जो आंखों के सामने हो उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। और प्रत्यक्ष का विलोम शब्द हो जाता है अप्रत्यक्ष, या फिर हो जाएगा परोक्ष, या हो जाएगा प्रत्यक्ष। इन चीजों को अगर आप एक जगह समझे रहेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होती है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। जो वस्तु आसानी से मिल जाए, जो आसानी से मिल जाए उसे हम सुलभ कहते हैं। जो जिसका मिलना कठिन हो उसे हम दुर्लभ कहते हैं, और सुलभ का विलोम शब्द हो जाएगा दुर्लभ। आगे हम बढ़ेंगे, सामाजिक का विलोम शब्द हो जाएगा असामाजिक। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा। यहाँ पर तपस्वी शब्द है, तपस्वी का स्त्रीलिंग हमें पहचानना है। ऑप्शन देखेंगे, तपस्विनी, तपसी, तापसी, तपस्या। तो तपस्या तो होगा नहीं,
तापसी होगा नहीं, तपसी होगा नहीं। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, तपस्विनी। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है आचार्य। आचार्य का पुल्लिंग शब्द हमें पहचानना है, यहाँ पे भी आपका चंद्र बिंदु लगेगा। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होता है? ऑप्शंस देंगे कि पहला ऑप्शन है गुरु, दूसरा ऑप्शन है आचार्य, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक और चौथा ऑप्शन है आर्य। तो आचार्य का विलोम शब्द हो जाएगा, आचार्य जो शब्द है वह है स्त्रीलिंग शब्द है। यह शब्द जो है कौन सा है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। अब इसका पुल्लिंग आचार्य हो जाएगा। शिक्षक जो है यह पुल्लिंग शब्द है और इसका जो है स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? शिक्षिका। आर्य जो है यह पुल्लिंग शब्द है और इसका जो है स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? आर्या। और गुरु का क्या हो जाएगा? विलोम अगर बात करें तो गुरु का विलोम हो जाएगा लघु। विलोम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे गुरु हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब हमें यहाँ क्या पहचानना है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो क्या मालिक, कहार, पाठक, योगिनी। तो पाठक, कहार और मालिक ये तीनों जो है पुल्लिंग शब्द हैं। ये कौन से हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। और योगिनी जो है यह चौथा ऑप्शन, ये जो है आपकी स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? चौथा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। नायिका, लेखिका, वधू, धावक। तो नायिका होगी नहीं, लेखिका होगी नहीं, वधू होगी नहीं, ये तीनों जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। धावक जो है यह जो है क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। इसकी स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? धाविका। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। यहाँ पर हमें क्या करना है? पहचानना है किसे? स्त्रीलिंग शब्द को। किसको पहचानना है? स्त्रीलिंग शब्द को। ऑप्शन से देखेंगे, संसार पहला ऑप्शन है, दूसरा है गौरव, तीसरा है पानी और चौथा है नदी। तो संसार होगा नहीं, पुल्लिंग शब्द है। गौरव भी पुल्लिंग शब्द है। पानी भी जो है सदा पुल्लिंग शब्द है। नदी जो है यह जो है ऑप्शन आपका चौथा ही सही हो जाएगा। नदी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है लाला का अन्य लिंग रूप बताना है, यानी कि लिंग परिवर्तन करना है लाला शब्द का। तो लाला का हमें लिंग परिवर्तन करना है। क्या लालाइन होगा या ललाइन होगा या लल्लाइन होगा या ललाई होगा? तो आपका जो ऑप्शन दूसरा वाला सही है, ललाइन, यही सही हो जाएगा। ये दोनों आप आराम से कट कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाए। तो ध्यान देंगे जो ललाइन है, यानी कि पहला जो ल है उस पे आ की मात्रा नहीं लगी होगी और दूसरे वाले पे आ की मात्रा होगी। इस चीज को ध्यान दे देंगे आप, तो लाला का ललाइन हो जाएगा। अगला प्रश्न है गायक। गायक का अन्य लिंग क्या होगा, यानी कि इसका भी हमें लिंग परिवर्तन पहचानना है। तो गायकी होगा या गायिका होगा या गायिकी? तो ये काफी आसान प्रश्न है आपका, इसे कर लेंगे आप, गायिका हो जाएगा। ये शब्द शुद्धि वर्तनी शुद्धि की तरह भी है यह। अगला प्रश्न है निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे गुरु शब्द जो था, यहाँ पर गुरु शब्द था, इसका जो विलोम हमने देखा था तो विलोम क्या था? लघु था। लेकिन अगर हम इसकी का स्त्रीलिंग शब्द देखें तो स्त्रीलिंग शब्द वहां पे आया हुआ है, क्या हो जाएगा? गुरुवानी, गुरुवाइन, गुरुवाइन। क्या हो जाएगा? गुरुवाइन। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, उस प्रश्न पे चलते हैं हम।
तो देखेंगे ऑप्शन है आपके गुरुनी, गुरुवानी, गुरुआई, गुरुवती। तो ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताएं। यहाँ पे हमें विधात्री शब्द का पुल्लिंग पहचानना है। तो क्या होगा? दाता होगा, धारा होगा, नेता होगा या विधाता होगा? तो विधाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दात्री। क्या हो जाएगा? दात्री। और नेता का हो जाएगा नेत्री। अगर लिंग परिवर्तन करने के लिए हो सकता है कि दाता को दे दे या फिर नेता का पूछ दे। तो ध्यान देंगे, ऑप्शन आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विधाता। विधात्री का विधात्री का पुल्लिंग शब्द होता है विधाता। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? यहाँ पे फिर हमें पुल्लिंग शब्द पहचानना है। तो क्या वृष्टि होगी या नृत्य होगा, घाघरा होगा या फिर रात्रि? तो पुल्लिंग निकालना है तो घाघरा होगा नहीं, क्योंकि स्त्रीलिंग है, रात्रि भी स्त्रीलिंग है, वृष्टि भी स्त्रीलिंग है। जो नृप है, ये जो है नृप मीन्स होता है राजा, यह जो है पुल्लिंग शब्द है। तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? यहाँ पे हमें स्त्रीलिंग शब्द ही पहचानना है। तो काया, चूल्हा, पुदीना, भ्रमर, ये तीनों जो है पुल्लिंग शब्द हैं। ये तीनों जो है पुल्लिंग शब्द हैं। तो आपका जो है काया जो है, यह ऑप्शन आपका पहला ही सही हो जाएगा। काया स्त्रीलिंग शब्द है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो भवानी शब्द का ऑप्शन देखेंगे भगवती, भव, भवानी, भगवान। तो अगर हम बात करें भगवती का, तो भगवती का भगवान हो जाएगा पुल्लिंग, और भवानी का भव हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? तो स्त्रीलिंग यानी से हमें क्या पहचानना है? इसमें से हमें पुल्लिंग छांटना है। इसमें से हमें पुल्लिंग छांटना है। तो पुल्लिंग देश हो जाएगा। पहला ऑप्शन भाषाएं, दूसरा देश, तीसरा बोलियां और चौथा नदियां। तो ये नदियां, बोलियां, ये सब जो है भाषाएं, ये सब क्या है? ये सारी स्त्रीलिंग शब्द हैं। देश जो है वह पुल्लिंग शब्द है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। तो हमें क्या पहचानना है? बहुवचन करना है वस्तु का। तो काफी आसान प्रश्न है। पहला है वस्तुओं, दूसरा है वस्तुओं, और तीसरा है वस्तुएं, और चौथा है वास्तु। तो वस्तुएं हो जाएगा। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है। अब इसमें से एक ऑप्शन जो है गलत है या सही, उस पे हमें चूज करना है। तो विद्यालय में फिर जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। तो विद्यालय में अगर हम इस सेंटेंस को पूरा पढ़ें, पूरा वाक्य को, तो विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। तो यहाँ गलती हमें मिल रही है। यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए का। तो कौन सा? आपका जो है तीसरा वाला जो है यह गलत हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है। तो आपका जो है यहाँ पे गलती हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? खरीदनी है, खरीदनी। तो ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। शुद्ध शब्द चुनिए। यहाँ पे हमें शुद्ध वर्तनी शब्द को पहचानना है। ऑप्शन से देखेंगे। औद्योगिक, 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 औद्योगिक। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। सही वर्तनी भी, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, पहचानना है। ऑप्शन देखेंगे। घनिष्ठ, घनिष्ठ, घनिष्ठा, घनिष्ठा। तो आपका ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा, घनिष्ठ। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध
शब्द का चयन करें। तो शुद्ध शब्द का हमें चयन करना है। मूल्यवान, क्लिष्ट, भ्रम, पृथक। तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 2 आपके ऑप्शन सही है। क्लिष्ट सही है, तो आपका ये क्लिष्ट सही है और मूल्यवान सही है। बाकी ये 2 गलत हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है एक चूज़ करना मुश्किल है, यहाँ पे दोनों सही हैं, क्लिष्ट और मूल्यवान। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला हमें पहचानना है। सर्वोत्तम पहला ऑप्शन, दूसरा है संस्कारिक, तीसरा है सच्चिदानंद और चौथा है कीर्ति। तो देखेंगे वर्ड मीनिंग इसका कौन सा सही होगा। तो पहला वाला सर्वोत्तम सही हो जाएगा। इसकी जो है वर्तनी शुद्ध है। बाकी संसारिक, जब संसार में इक प्रत्यय जुड़ता है, इक प्रत्यय, तो जो पहले वाला जो ये शब्द है, ये जो है यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, सांसारिक, संसारिक शब्द हो जाएगा। इस तरह से अगर हम समाज में एक प्रत्यय जोड़े, या फिर हम विज्ञान में हम एक प्रत्यय जोड़े, या फिर हम अर्थ में जोड़े, अर्थ में एक प्रत्यय जोड़े, सब में क्या होगा कि जो आगे वाला जो पहला वर्ड है वहां पर दीर्घ मात्रा लग जाएगी, यानी कि ये सामाजिक हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा, ये आर्थिक हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये जो शब्दवर्तनी है ये क्या है, अशुद्ध है, सांसारिक होगा। सच्चिदानंद होता नहीं है, ये होता है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद होगा, सच्चिदानंद। और जो कीर्ति शब्द है इसमें जो है त पर जो है छोटी ई की मात्रा होगी, कीर्ति ऐसे लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी। तो पहला इस प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सर्वोत्तम। बाकी तीनों का मैंने बता दिया, संसारिक का सांसारिक होगा, सच्चिदानंद का सच्चिदानंद होगा, सच्चिदानंद, और कीर्ति का जो है कीर्ति होगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चुक्ति में कौन सी संधि होगी। तो क्या गुण संधि होगी, या दीर्घ संधि होगी, या यड़ संधि होगी, या फिर आयादी संधि होगी। तो गुण संधि में शब्दों के बीच में ए की मात्रा होगी, या फिर ओ की मात्रा होगी, फिर या अर की मात्रा होगी। ये ट्रिक है गुण संधि को पहचानने का। जैसे शब्द इसके बनेंगे, नरेंद्र, नरेंद्र, गजेंद्र, गजेंद्र, महेंद्र, महेश, महेश, गणेश, सुरेश, या सहोदर, सहोदर, परोपकार, इस तरह के जो शब्द होते हैं, या फिर जो है महर्षि, महर्षि, देवर्षि, इस तरह के जो शब्द होंगे वो गुण संधि के अंतर्गत आएंगे, यानी कि शब्दों के बीच में ये होगा, वो होगा, या अर होगा। यहाँ देखेंगे ये की मात्रा दिखाई दे रही है शब्दों के बीच में, यहाँ पर देखेंगे ओ की मात्रा दिखाई दे रही है शब्दों के बीच में, यहाँ महर्षि और देवर्षि में बीच में अर दिखाई पड़ रहा है। दीर्घ में जो है शब्दों के बीच में दीर्घ मात्रा दिखाई पड़ेगी, या तो या दिखाई पड़ेगा, या फिर बड़ी ई दिखाई पड़ेगी, या फिर बड़ा ऊ दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे टू प्लस उक्ति, टू प्लस उक्ति, यहाँ पर जो है छोटा ऊ और छोटा ऊ का मेल हो रहा है, मेल होने के बाद कुछ बड़ा ऊ हो जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। यड़ संधि में जो शब्दों के बीच में आधा य या वो आधा दिखाई पड़ेगा, या फिर यानी कि जो ई है, छोटी ई है, शब्दों के पहले वाला जो प्रथम शब्द है
वह बदल करके य में परिवर्तित हो जाएगी, वो भी याद और जो वो है, वह व में परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जो री है, वह र में परिवर्तित हो जाएगा। तो यड़ संधि में य, व और र आधा दिखाई पड़ेंगे शब्दों के बीच में। जैसे आपका जो है, इसके शब्द कैसे बनेंगे? जैसे अतिउत्तम, अतिउत्तम हो गया, मात्राज्ञ हो गया, फिर या अत्यधिक हो गया। इस तरह के जो है शब्द दिखाई पड़ेंगे यड़ संधि में। अयादि शब्द संधि जो होती है, इसमें जो है शब्दों के बीच में आपका अय दिखाई पड़ेगा, आय दिखाई पड़ेगा, अव दिखाई पड़ेगा या फिर आव दिखाई पड़ेगा। जैसे इसके जो शब्द होंगे वो कैसे होंगे? जैसे आपका होगा नयन, नयन देखिए यहाँ पे अय दिखाई पड़ रहा है। नायक, यहाँ पे देखेंगे शब्दों के बीच में आय दिखाई पड़ रहा है। पवन, यहाँ देखेंगे ओ दिखाई पड़ रहा है शब्द के बीच में। पावक, पावक यहाँ पे देखेंगे शब्दों के बीच में आव दिखाई पड़ रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये शब्द जो है किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अयादि संधि के अंतर्गत। इसमें जो ए की मात्रा है, ए की मात्रा जो है वह किस में परिवर्तित हो जाती है? आय में। आय की मात्रा आय में जो वो है वो परिवर्तित हो जाता है अव में, और जो अ की मात्रा अ है वह परिवर्तित हो जाता है आव में। संधि का जो है आपको लेक्चर दे दिया गया है, पहले प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। सामान्य हिंदी का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे संधि अच्छे से आपको पढ़ा दी गई है। सारी संधियाँ जो है किसके अंतर्गत आती हैं? स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि जो होती है वह 5 प्रकार की होती है। यहाँ पे एक संधि और नहीं दिखाई दे रही है, जो आपकी वृद्धि संधि होती है। वृद्धि संधि का जो ट्रिक है उसमें अ की मात्रा होती है और अ की मात्रा। अ की मात्रा शब्दों के बीच में दिखाई, यानी कि मात्राओं की जहाँ वृद्धि है, जैसे एकाएक, एकाएक हो गया, एकाएक हो गया, तथैव हो गया, तथैव, या सदैव हो गया, सदैव हो गया, या फिर वनौषधि हो गया, वनौषधि हो गया, इत्यादि। ये सब जो है वृद्धि संधि के अंतर्गत आते हैं। ये 5 संधि है और स्वर संधि का उदाहरण है। इसके अलावा जो है संधि, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि अगर पूछ लिया जाए कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि जो होती है 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर से होता है। अब व्यंजन संधि का भी रूल है, वो सारा जाकर के आप लेक्चर में देख लेंगे। जो है ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा अगर सारा चीज़ें मैं इसमें समझाऊँगी तो। फिलहाल जो है इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है दीर्घ हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा। फिर मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। यहाँ पर जो है आव आ रहा है, शब्दों के बीच में क्या आ रहा है? आव आ रहा है। आव कैसे परिवर्तित हो रहा है? औ और अ जो है बदल रहा है आव में। इस हिसाब से पावन जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्या पो प्लस अन होगा, या पौ प्लस अन होगा, या प्लो प्लस पो प्लस पो प्लस आन होगा, या पौ प्लस आन होगा? तो आपका जो है ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा।